सो हेलो गाइस एंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, आई नो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थे जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा था। लेकिन आज फाइनली एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 11th ले लो, 12th ले लो, दोनों के लिए है। CBSE के लिए भी, JEE के लिए भी, नीट के लिए भी, ये तीनों एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर CET भी ले लो, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आज का वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर को, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है। ओके, तो लेट्स गो। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारा पहला टॉपिक आता है, सब टॉपिक। इसके अंदर आता है डाल्टन्स क्लासिफिकेशन। अब डाल्टन्स क्लासिफिकेशन क्या है? ही अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यानी डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफरेंटली अरेंज किया। ठीक है, और इसके ऊपर से बहुत ये मतलब शुरुआत थी, राइट? जब एलिमेंट्स न्यूली डिस्कवर हो रहे थे तब डाल्टन भाई साहब ने ये चीज़ करी थी। तो डाल्टन को बहुत अप्रिसिएशन मिला था इस चीज़ का। एंड लेकिन एट द एंड फेल तो उसको होना ही था, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो रहेगा कितना डेवलप हुआ आगे। इसलिए ये जो थ्योरी थी ये फेल्ड हो गई। रीज़न भी लिखा है मैंने, एज सम ऑफ द एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और इनको आज के ज़माने में बोला जाता है मेटालॉइड्स। तो तब तो इतना ज्ञान नहीं था लोगों को मेटालॉइड्स क्या है वगैरह, लेकिन अभी साइंस की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, देयरफॉर सबको मेटालॉइड्स पता है। एंड दिस वाज द मेन रीज़न डाल्टन्स क्लासिफिकेशन फेल हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको आपको बिना कुछ भूले याद रखना है पूरा क्लास 11 12। ठीक है, जब तक आपकी जो एग्ज़ाम आपका मोटिव है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ही मेड ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तीन एलिमेंट, तीन ही एलिमेंट, चार नहीं, तीन से ज़्यादा नहीं और तीन से कम भी नहीं। ओके, और उनको बोला गया ट्रायड्स। ट्रायड्स नाम दिया गया उसको, तीन एलिमेंट के ग्रुप को। एंड इट वॉज अरेंज इन सच अ वे दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ नीचे वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक ट्रायड है हमारा। एंड आपको एक ही एग्जाम्पल याद रख लिया अगर आपने, क्योंकि एक तो आपको एग्ज़ाम में अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो उसके अंदर आपको ट्रायड एलिमेंट्स दिए जाएंगे। लाइक समझो LiNaKCa, फिर Ne, फिर H, ये ऐसे एलिमेंट्स दिए जाएंगे आपको और बोला रहेगा कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स ट्रायड्स है। तो आपको फिर इस टेक्निक से फाइंड आउट करना है और एक ट्रायड पेयर बनाना है। ओके, सो यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपको याद होना चाहिए। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सबको ये आपको पता होना चाहिए एटॉमिक मास किस एलिमेंट का क्या है, तभी आप ट्रायड्स निकाल पाओगे। तो पोटेशियम का 39, लिथियम का 7। तो इन दोनों का 39 और 7 का एवरेज आउट करके 46 डिवाइडेड बाई 2 23। एंड वी ऑल नो दैट 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ऐसे ही डॉबर्नियर्स क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एट द एंड ये भी, इसका भी नतीजा सेम रहा, ये भी एट द एंड फेल हो गया। अब रीज़न क्या था? एज ऑल एलिमेंट्स कुडंट फिट इन, मैं वापस दोहराना चाहूँगा रीज़न, एज ऑल द एलिमेंट्स कुडंट फिट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स। ओके, यानी ट्रायड्स मतलब ये फॉर्म में फिट नहीं हो रहे थे। अब आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है और तीन ऐसे मतलब ट्रायड्स बनाने हैं जो एक्चुअल में ट्रायड्स नहीं है। ट्रायड्स बनाने हैं यानी तीन आपको ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जो ट्रायड्स नहीं है। वैसे तो आराम से बन जाएंगे, और हो सके तो कमेंट कर देना, ठीक है, वीडियो के नीचे। सो ये हो गया हमारा सेकंड, हो गया फर्स्ट हो गया। अभी थर्ड आता है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट। इम्पॉर्टेंट, ये
ये फर्स्ट और सेकंड दोनों से ज़्यादा, कई ज़्यादा गुना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एज वेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखो, आप नोटिस करोगे तो एटॉमिक मास का ही जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर भी हमने एटॉमिक मास का ही जिक्र किया था। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एवरी एट एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के बराबर था। ठीक है, कैसे? देखो, सा रे ग म प ध नी के बाद क्या आता है? सा आता है, वापस से रिपीट होता है, राइट? ये सबको पता है, यानी ये एक ऑर्डर चलेगा और ये रिवर्स वापस आएगा, फिर ऐसे 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 चलता जाता है। ओके, सो सिमिलरली न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट यही कहना चाहता है कि जैसे सारे गम प ध नी सा जैसे रिपीट होता है, वैसे ही एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, आठवां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो फिर 8, फिर 9 10 11 12 13 14, बहुत लोग बोलेंगे 15th वाला भी सेम शो करेगा, लेकिन दिस इज़ नॉट डन। ओके, सो ये एनी यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बढ़िया आपको पता होना चाहिए। एनी यानी नियॉन को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया? एज इट इज़ इन इनर्ट गैस। मतलब इनर्ट गैस का मीनिंग क्या होता है? इनर्ट गैस 18th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, राइट? और आप सबको इतना तो पता ही होगा, इनर्ट गैस को नोबल गैस भी बोला जाता है। नोबल गैस मतलब क्या? नोबल गैस यानी डजेंट टेक प्लेस इन रिएक्शन, यानी ज़्यादा ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। ठीक है, ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता रिएक्शन में। रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज या फिर गेन वगैरह, इलेक्ट्रॉन लॉस वगैरह में। अब ये फेल क्यों हुआ, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट? एज दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास मोर देन कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 40 होता है मेरे भाई। और जिन भी एलिमेंट्स हैविंग मोर देन 40 एटॉमिक मास, वो एलिमेंट्स शो नहीं करते न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, समझ गए? यही रीज़न है और यही आपको याद करके जाना है। अब आता है थर्ड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फोर्थ आता है लॉथरमेयर एक इम्पोर्टेंट नाम है वैसे तो, एंड इसका काम भी बाकी तीनों से बड़ा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ क्या कहता है हम देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी अंडरस्टैंड करते हैं। ही स्टेटेड दैट देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास। सो ही प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन देम, ग्राफ प्लॉट कर दिया भाई साहब ने। अकॉर्डिंग टू हिम द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सेम पोजिशन ऑन द कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लो, अच्छे से समझा रहा हूँ। लॉथर मेयर ने क्या एक्सप्लेन किया? उन्होंने बताया कि एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रिलेट कर सकते हैं हम एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास से। बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। वापस सुन लो, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा, वेरी क्लोज रिलेशनशिप है। ओके, और इसी के चलते उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और ये ग्राफ का रिज़ल्ट अभी हम नीचे पढ़ेंगे 1 2 3 पॉइंट्स में। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम एलिमेंट्स विथ सिमिलर, और उनके हिसाब से जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट थे उन्होंने सेम पोजीशन ऑक्यूपाई की थी कर्व पे। कर्व कौन सा कर्व हम देखेंगे। तो यहाँ पे एल्कली मेटल्स जो है वो पीक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। अल्कली अर्थ मेटल्स जो है वो ऑक्यूपाई, जो पोजीशन है वो स्लोप पे ऑक्यूपाई करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो
मतलब असेंडिंग पॉइंट्स ऑन द कर्व पे अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। अभी असेंडिंग पॉइंट ऑन कर्व क्या कहना चाहता है ये अभी अपन देखते हैं। आई थिंक ये दोनों तो क्लियर है, पीक और पोजीशन ऑन स्लोप। पीक का मतलब ये जो पीक्स है यहाँ पे अल्कली अर्थ मेटल पोजीशन ऑक्यूपाई करती है, और जो ऐसे स्लोप्स है, स्लोप्स यानी पाथ लीडिंग टू दी पीक, पाथ लीडिंग टू पीक पोजीशन को हम स्लोप बोल सकते हैं। एंड ये स्लोप पे पोजीशन अल्कली अर्थ मेटल्स लेता है। और असेंडिंग पॉइंट्स मतलब ये वाले, ओके, आप इनको असेंडिंग पॉइंट्स बोल सकते हो क्योंकि इस पॉइंट से असेंड हो रहा है स्लोप। यहाँ पे क्या ऑक्यूपाई करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। विद दिस ये देख सकते हो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है, वाई एक्सिस, और एटॉमिक वेट एक्स एक्सिस। ये भी याद रखना कौन सा एक्सिस पे है, बहुत बार पूछा जा सकता है। नाउ आई थिंक होपफुली फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। अभी इसका फिफ्थ पॉइंट देखते हो, और बहुत लोग बोलेंगे सर ये फेल हुआ या नहीं, तो ये जो है ये फेल नहीं हुआ, नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ क्योंकि ऑल्दो ये टोटली करेक्ट वैसे तो आप बोल सकते हो है, और इसका यूज़ भी करंट टाइम में बहुत बार देखा जाता है। अभी ये आता है फाइनल, सबसे इम्पोर्टेंट, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सब का एक तरीके से आप बोल सकते हो बाप है ये कॉन्सेप्ट, मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या कहना चाहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अभी यहाँ पे एक मेजर गलती की थी मैंडलीव ने। अब क्या मेजर गलती की थी वो हम जब ये फेल होगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी ये क्या कहना चाहता है, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, यू नो ऑल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब क्या होता है फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये आप सबको पता है एंड इसलिए और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। आर पीरियोडिक फंक्शन, अरे क्या हो गया भाई, अरे भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, आ गया भाई। आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन यानी वो मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो करता है, यानी जो पीरियोडिक टेबल पे जो हम मतलब ट्रेंड्स देखते हैं, ट्रेंड्स यानी इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, वो सब जितने भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। ये सब मैंडलीव भाई साहब ने बोला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। ये जान लो कि मैंडलीव ने क्या किया, ऐसे टेबल्स बनाए और यहाँ पे एटॉमिक मास, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया, ठीक है। ये जान लो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया टेबल में। टेबल कुछ नहीं, सेम जो अभी अपन पीरियोडिक टेबल देखते हैं वही टेबल मैंडलीव ने उसके अंदर एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, सीबीएसई के एग्ज़ाम ले लो, भले ही आप एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम ले लो, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पीरियड पे 2 एलिमेंट्स होते हैं एंड इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड, ओके, याद रखना, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड पे जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड होता है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसको भी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। शॉर्ट और शॉर्टेस्ट के अंदर डिफरेंस है, ये याद रखो। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम, जितना कम पॉसिबल है उतना, शॉर्ट मतलब उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 8 एलिमेंट्स का जिक्र होता है और इसको, अरे ये तो मैंने बोल ही दिया ना, सॉरी। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स का जिक्र होता है जिसको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स का जिक्र होता है जिसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोला जाता है। सेवन्थ पीरियड में इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंडलीव ने स्टेट किए थे ये सारी चीज़ें, तब जो सेवन्थ पीरियड था उसको, उसके अंदर स्पेसिस छोड़े गए थे ताकि जो अपकमिंग एलिमेंट्स है वो उन प्लेसेस को फिल कर पाए, इसलिए यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट, ठीक है। समझ गए आप लोग। एंड विथ दिस
आई थिंक सो ये और मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप चाहिए तो वीडियो फॉरवर्ड कर लो ये वाला पार्ट, लेकिन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू। अगर गलती से मैंने कुछ मुझे लगा कि कुछ ऊपर नीचे बोल दिया मैंने, तो और एक बार करते हैं। फर्स्ट पीरियड पे 2 एलिमेंट्स होते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। ओके, फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड जो है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसको शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। शॉर्ट एंड शॉर्टेस्ट के बीच में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, याद रखना ये। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को में 18 एलिमेंट्स होते हैं, इनको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। कोई बंदा नहीं लिखेगा कि मिड मिड पीरियड वगैरह, ऐसा कोई नहीं लिखेगा, उसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, मिड पीरियड कुछ नहीं है, शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। ओके, सिक्स पीरियड 32 एलिमेंट्स, लॉन्गेस्ट पीरियड। सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट, याद रहेगा। विद दिस वी विल मूव ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस। एडवांटेजेस क्या थे, ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे कि एडवांटेजेस क्या थे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, बता दो। तो एडवांटेजेस थे कन्वीनियंट इन स्टडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। जाहिर सी बात है, बंदे ने यहाँ पे अरेंज किए थे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी चीज़ अरेंज्ड होगी, जब एक सिस्टमैटिक पैटर्न में सब कुछ अरेंज रहेगा, तब इट विल बी ऑलवेज ईजी टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, राइट। बहुत आसान हो जाएगा। सेकेंड आता है डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स लाइक दिस। ये सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। अब एलिमेंट्स क्या क्या है, एक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फॉर जेई, CBSE, नीट, तीनों के लिए एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट के ये सारी चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक्का सिलिकॉन का मतलब क्या है। एक्का सिलिकॉन क्या दर्शाना चाहता है, वो दर्शाता है जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम, गैलियम, एका बोरॉन, स्कैंडियम। ओके, एक बार दोहराते हैं। अभी आपको याद कैसे करना है, आप अभी देखो, एल्यूमिनियम, ईनियम, ईनियम जो है, ईयम, ईयम जो है वो गैलियम में आता है। वैसे ईयम तो सब में आता है, ईयम क्यों आता है ये सबको पता ही होगा, नहीं पता बता दूंगा। लेकिन आपको याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का बहुत गहरा रिश्ता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो एल्यूमिनियम के पीरियड में ही गैलियम देखा जाता है और बहुत क्लोज है, एक एक का ही डिफरेंस है, गेस एक एलिमेंट के बाद गैलियम आ जाता है एल्यूमिनियम के बाद। तो बहुत, इससे आप आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एल्यूमिनियम के साथ गैलियम आएगा। ठीक है, अभी गैलियम आ गया तो एक 2G वाले एलिमेंट्स, 2G वाले है राइट एलिमेंट्स। एल्यूमिनियम के साथ गैलियम है, तो जाहिर सी बात है सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम होगा। एंड आपको याद रखना है बी एस, ये याद रख लो, BS, एक्का B इज इक्वल टू S, यानी एक्का बोरॉन इज इक्वल टू स्कैंडियम। ये एक यूनिक एग्जांपल है और आसानी से आपको समझ जाएगा, एक्का बोरॉन इज स्कैंडियम। कन्फ्यूजन वाला बात नहीं, कन्फ्यूजन जहाँ होता है वो होता है जर्मेनियम और गैलियम में। ओके, ये इंटरमिक्स हो जाता है और बच्चे यहाँ पे मार्क्स खो बैठते हैं। थर्ड जो है, ये अभी भी हम एडवांटेजेस ही पढ़ रहे हैं। ओके, थर्ड जो है इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट में ही उसने अरेंज किया, तो जाहिर सी बात है मतलब एटॉमिक वेट को ऐसे, अभी देखो तो जो फोर्थ एडवांटेज है दैट इज़ करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट मासेस। ये अभी आपको याद ही के रखना पड़ेगा, और मतलब ऐसे इतना भी हार्ड एग्जाम्पल्स मतलब एडवांटेजेस नहीं है। सब आप एक कॉमन चीज़ देखोगे तो मास से रिलेटेड है सब, क्योंकि जो हमारे भाई साहब हैं मेंडलीव, उन्होंने उनके स्टेटमेंट में लिखा है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो एटॉमिक मास के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया गया था। एंड विद दिस वी कम टू लास्ट पार्ट दैट इज़ ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स कहते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट फिक्स, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस। ओके, यानी ये क्या कहता है, हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए ये पता नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए ये क्यों डिस्कस हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक्ट्स एज अ मेटालॉइड, राइट। हाइड्रोजन मेटालॉइड की तरह एक्ट करता है, तो मेटालॉइड को किधर रखा जाए ये सबको नहीं पता था। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट फिक्स, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस वाज नॉट फिक्स। अभी तो क्लियर है कि 18th ग्रुप में इनर्ट गैस आएगा, राइट। अभी तो क्लियर है 18th ग्रुप में आएगा, लेकिन तब पता नहीं था कि
मतलब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, पहले ही जान लो, ये मैनलीव्स या फिर ओल्डर वर्जन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल सकते हो, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये वाला है, मूसले ने जो दिया था, जो अभी अपन पढ़ेंगे। फिर लास्ट डिसएडवांटेज क्या है, सम एलिमेंट्स विथ सेम प्रॉपर्टीज वर सेपरेटली प्लेस्ड। समझ रहे हो, यानी पीरियोडिक टेबल का मेन मोटिव क्या रहता है, हमेशा अभी भी आपसे पूछा जाए तो मेन मोटिव क्या रहता है कि एलिमेंट जो सेम प्रॉपर्टीज वगैरह शो करता है, जो सिमिलैरिटी शो करता है, वो एक सेम ग्रुप में प्रेजेंट होने चाहिए, राइट, सेम ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे पुराने इसमें ये सेम ग्रुप में नहीं थे, इसीलिए ये एज ए ड्रॉबैक कंसिडर किया जाता है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ड्रॉबैक्स। एडवांटेजेस भी कंप्लीट हो चुका है, एंड हमने पहले के जितने भी फेल्ड वर्जन्स थे, फेल्ड जो भी लॉज वगैरह हुए, जो फेल हुए सारे वो पढ़े। लॉथरमेयर का फेल नहीं हुआ था, लॉथरमेयर का एक सक्सेस था एक तरीके से। ओके, नाउ विल कम टू दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न एरा में आएंगे अभी अपन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, किसने दिया था, मूसली ने। बहुत बच्चे मूसली और मैंडलीव को कंफ्यूज करते थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा पाप है एक तरीके से हम देखें तो पीरियोडिक टेबल की दुनिया में, अगर आप मूसली और मैंडलीव को इंटरचेंज कर रहे हो। अब एक चीज़ आपको जान लो, ये किधर लिखो नहीं, लेकिन मैंडलीव ने आधे से ज़्यादा काम किया था, और मूसली ने सिर्फ मैंडलीव का जो काम था उसको शॉर्टली मॉडिफाइड, यानी एकदम छोटे अमाउंट में मॉडिफाई कर दिया, एक वर्ड से, एक तरीके से आप बोल सकते एक वर्ड से मॉडिफाई कर दिया, जिससे आज एक ट्रू सक्सेस पीरियोडिक टेबल हमें मिला है। अब ये एक वर्ड क्या है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता ही रहेगा, नहीं पढ़ा तो देख लो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है, समझ रहे हो। अब बहुत बच्चे बोले कि सर डिफरेंस तो नहीं है, सेम ही तो है। अब ध्यान से देखोगे तो मैंडलीव के इसमें एटॉमिक मास है, इसलिए मैंने रेड से इसको हाईलाइट भी किया, आप देख सकते हो। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर में बहुत फ़र्क है भाई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे बेटे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था एक वर्ड का, इसके वजह से ही पूरा अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमें मिल पाया है। मोस्टली अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओ ओ ओ ओ एक सेकंड, यहाँ पे गलती हो गई है। मैंने भी लिखते वक्त गलती कर दी, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल यानी कौन सा टेबल मेरे भाई साहब, पीरियोडिक टेबल, जिस ये टेबल को ही अपन पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वर सेपरेटेड, जो पहले नहीं था। अगर आप डाल्टन का देखोगे, डाल्टन का किधर है, ही अरेंज्ड, तो ये डाल्टन ने किया था बढ़िया तरीके से, लेकिन वो मेटलॉइड्स को सेपरेट नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हो पाया, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट कर दिया गया। सेकंड आता है ग्रुप्स 1 to एस ब्लॉक में। ब्लॉक इस बार ब्लॉक से इंट्रोड्यूस किए गए थे एस ब्लॉक में। टाइप्स कौन से, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। 3rd से 12 ग्रुप्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है जिनको, एंड ये होता है, और क्या हो गया भाई, ये क्या है, इरेजर क्यों आ गया, एक मिनट इनको, एक मिनट बस, हाँ, इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 13 to 17 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 13, 14, 15 इनको बोला जाता है निक्टोजेंस। पिनिक्टोजेंस मत बोलना, इनको बोला जाता है निक्टोजेंस, पी साइलेंट है, निक्टोजेंस। 16 को बोला जाता है चैल्कोजेंस, 17 सबका प्यारा हेलोजन, और 18 जाहिर सी बात है सबको पता है इनर्ट गैस। 0th ग्रुप इसको बोला जाता है, ये याद रखना, इनर्ट गैस। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये सबको पता होना चाहिए। एंड आई थिंक विद दिस सेकेंड पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। फाइनली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियस। आई डोंट थिंक ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसमें जो टाइप्स है, वंडरवॉल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस।
वंडरवॉल्स रेडिया में क्या आता है, हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बता देता हूँ मीनिंग क्या है। हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स, Cl2 ये दो मॉलिक्यूल्स है, राइट। एंड उन्होंने बोला है देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी समझो। ये Cl2 को है, मैंने वैसे नीचे लिखा ही है लेकिन मैं आपको लाइव मतलब अच्छे से बता देता हूँ। तो ये देखो, ये है Cl2 मॉलिक्यूल्स, राइट। और इन्होंने यहाँ पे ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को, ये दर्शाता है। लेकिन अभी सर एडजेसेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट को क्या दर्शाता है, एटम्स तो हमें नहीं दिख रहे, इनमें से ही मेरे बच्चे एटम्स बनेंगे। Cl ऐसे ही बनता है ना Cl2। एंड यहाँ पर भी Cl। एंड ये जो डिस्टेंस होगा, ये समझो न्यूक्लियस है इन दोनों Cl2 एटम्स का, इनका जो जॉइनिंग होगा ना, इसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको बोला जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, यही बताया गया है। और इनके बीच में आता है वैंडरवाल्स फोर्स। ये जो फोर्स है इसको बोला जाता है वैंडरवाल्स फोर्स। होपफुली आपने समझ गए होंगे आप। मैं इसको अभी बैक कर देता हूँ कि बहुत मैस लग रहा है। बैक का ही ऑप्शन चला गया, मैं इरेज कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, एंड होपफुली समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड किधर गया, ओके, वंडरवॉल्स रेडियस अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो दो Cl2 के मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। एंड इसी के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो वंडरवॉल्स रेडियस हमें मिलता है। कोवैलेंट रेडियस तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियर बाउंडेड बाय सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अंदर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, दो मॉलिक्यूल्स है वो बॉन्ड बनाएंगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवैलेंट का वही मीनिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एंड कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। अभी आता है एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले, अरे भाई ये क्या हो गया, अरे एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मतलब जो अपना, देखो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ न्यूक्लियर चार्ज। ये जो अपना न्यूक्लियस होता है, ये देखो, एंड यहाँ पे समझो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लाल से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का एक बॉन्ड रहता है, जो अट्रैक्शन रहता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज, इसको ही बोला जाता है न्यूक्लियर चार्ज, ओके, ठीक है, ये आप लिख लेना। तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना दूर, यानी अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया है। तो डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया यानी न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया है, देयरफॉर एटॉमिक रेडियस बढ़ गया है। समझ रहे हो, ऐसा ही सीन चलने वाला है। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो आता है एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। सबको पता है नंबर ऑफ शेल्स क्या होता है, ठीक है। ये जितने भी आउटर मोस्ट शेल्स है, ये जितने ज़्यादा रहेंगे उतना बड़ा एटॉमिक रेडियस हमें मिलेगा। एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट है, यानी ये क्या बोलता है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो अभी ये जो है ये समझो ये न्यूक्लियस है बीच में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पहले ही।
और ये इलेक्ट्रॉन दूर है, तो उसको, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। ओके, सो इस शील्डिंग के कारण, ड्यू टू दिस शील्डिंग, जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। एंड न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो पहले पहले जो फैक्टर है उससे हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस मिलेगा। अब आयोनिक रेडियस की बात करते हैं। कैटायनिक रेडियस, अनायोनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस क्या कहता है? स्मॉलर इन साइज देन द पेरेंट एलिमेंट। यानी कैटायनिक रेडियस मतलब Ca+2 है, Ca+2 का स्मॉलर साइज होगा, स्मॉलर इन साइज दैन Ca। ठीक है, अब ये क्यों? ये प्लस साइन की वजह से कैटायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस में इसका बराबर ऑपोजिट, बिगर इन साइज होगा पेरेंट रेडियस से, पेरेंट एलिमेंट से। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करोगे, ये होता है लेफ़्ट साइड, ये होता है राइट। जब ऐसे आप मूव करोगे तब आयोनिक रेडियस रेडाई डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यानी लेफ़्ट टू राइट जब आप मूव करोगे तब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। रेडियस आयोनिक रेडाई है, ठीक है, वो इंक्री सॉरी लेफ़्ट टू राइट जब आप जाओगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, आयोनिक रेडाई डिक्रीज होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसलिए ऊपर ही देखा, अप टू डाउन। यानी ऐसे जाओगे ऊपर से नीचे ग्रुप में तो आयोनिक रेडाई इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। एंड फाइनली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भले ही आप जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ये जाने तो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसका जो डेफिनेशन है, इसके अंदर अगर आप ये भूल गए तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं। स्कूल एग्ज़ाम के बाद चल रही है, नहीं तो जेई में भी अगर आपको असर्शन रीज़न में ये बहुत बार आ चुका है कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट मेंशन नहीं करते या फिर उल्टा मेंशन कर देते, दैट इज़ नॉन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो और बच्चे उसको करेक्ट करके आ जाता है और मार्क्स गवा देते हैं। फिर टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एंड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी एंड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन दी एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी दी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट विल बी दी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज एनर्जी अब्सॉर्ब तक। एंड इसके आगे भी बहुत मतलब अच्छा खासा बाकी है, यानी आप बोल सकते हो अभी तक हमने यहाँ पे 70% ऑफ चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, और अभी भी 30% ऑफ चैप्टर बाकी है, या फिर 65 कंप्लीट किया है और 35% अभी भी बाकी है। ठीक है, तो इसमें और टाइम लग जाएगा, तो इसका हम पार्ट 2 में इसका सब कुछ देखेंगे आगे का। आगे क्या क्या है वो पहले आप सिर्फ मतलब टॉपिक जान लो, यानी आप आपका माइंड सेट रहेगा हाँ भाई ये पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एफिनिटी, जिसको एनर्जी रिलीज बोला जाता है। फिर उसके फैक्टर्स क्या अफेक्ट करता है, फैक्टर्स वो एक्सेप्शन तो उस टाइम पढ़ लेंगे। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड फिर उसके बाद मिलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फार्मूला। ये बेसिकली लास्ट टॉपिक्स है जो बच जाता है पार्ट 2 के लिए। एंड these are some important points you must know, यानी बेसिक्स पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है सारे, ये भी हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको सब पता चल जाएगा। एंड आई गेस, आई होप आपको पार्ट 1 पूरा अच्छे से क्लियर है। एंड प्लीज पार्ट 2 को देखने से पहले, जब भी पार्ट 2 आएगा सेकंड पार्ट, उससे पहले आपको वापस से पार्ट 1 को पूरा रिकैप करना है, पूरा रिवाइज करना है।
और रिवाइज कैसे करोगे, आप डायरेक्टली सिर्फ अगेन एक बार वीडियो देख लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।